हेलो एवरीवन, आज से आपका एसएसटी का ज्योग्राफी का पोर्शन है उसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसमें आपके सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी पैटर्न में जो चैप्टर दिए हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है, द रीडिंग ऑफ चैप्टर। तो हम इस ज्योग्राफी के पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका क्या मतलब है, क्यों यूज़ होते हैं और उनका डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ है। तो अगर आपको हमारा चैनल की वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको अदर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहे हैं इन फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी वीडियोज़ भी आपको ईजिली मिल सके। तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कुछ भी हमें इन्वायरमेंट में मिलता है ईजिली हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो सारे हमारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. जो ह्यूमन बींग यानी कि हम लोग हैं वो इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए, नेचर से कनेक्ट होने के लिए या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो रिसोर्सेज हैं इनको हमने कई भागों में ट्रांसफॉर्म किया है या क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉर्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, national and international, on the basis of status of development, potential, developed stock and reserves। यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है रिसोर्सेज को। कुछ एक रिसोर्सेज के टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल यानी कि जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, ह्यूमन यानी कि जो हम क्रिएट करते हैं। नेचुरल में टू टाइप्स हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यानी जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं रिन्यूएबल हो गए और जिनको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो हो गए नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को क्लासिफाइड किया गया है कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस यानी कि जैसे कि हवा और पानी, बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, जैसे कि नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं और जो जंगल का जीवन या फिर जंगली जानवर हैं उनसे जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो हो गए बायोलॉजिकल। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? रिसाइक्लेबल मेटल्स, जैसे कि जिनको दोबारा रिसाइकिल करके फिर से उसी फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जो फ्यूल होता है उसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन के कौन सी क्लासिफिकेशन है? देखिए, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को यहाँ पे हम अच्छे से फिर से एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। पहला हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें टू टाइप्स थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? जो हमें बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल में मिलते हैं, जैसे ह्यूमन बींग यानी कि हम जो भी जैव मंडल में रहते हैं वो हो गए हमारे बायोटिक। फ्लोरा फोना यानी कि वनस्पतियाँ, पौधे, फिशरीज, लाइव स्टॉक। बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ये भी हमारे रिसोर्सेज हैं लेकिन ये अबायोटिक हैं। और ह्यूमन बींग, फ्लोरा फोना जो है वो बायोटिक। सेकेंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉर्बिलिटी। एक्सॉर्बिलिटी जो होता है इसमें इन्होंने इसको क्लासिफाइड किया है टू पार्ट्स में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं। इन्हें हम रिन्यूएबल या रिपेंसेबल रिसोर्स भी बोलते हैं, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो काफ़ी समय के बाद हमें, जियोलॉजिकल टाइम काफ़ी सारा बीतने के बाद मिलते हैं, जैसे कि
फॉसिल फ्यूल्स हो गए और इन्हें हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी owned रिसोर्सेज एंड नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीन जैसे आप समझते हैं जो हमें प्राइवेटली मिलते हैं, जैसे कि कई सारे किसान हैं, उनकी जो ज़मीन होती है तो जो गवर्नमेंट है वो उन्हें ज़मीन अलॉट करती है जिसके बदले उन्हें पेमेंट दिया जाता है। इन विलेजेस देयर आर पीपल with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, other property, plantation, pasture lands, ponds, water, involves etc. ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंडिविजुअल यानी कि जो हमारे खुद की होती है जगह या रिसोर्सेज, वो बस हम गवर्नमेंट से अलॉट करवाते हैं, वो हमारे हो गए इंडिविजुअल। कम्युनिटी owned रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको एक कई सारा ग्रुप जो होता है यूज़ करता है, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, विलेज और पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ये सारे हमारे क्या हो गए कम्युनिटी। यानी कि जैसे कि हमारे घर के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, पार्क होते हैं, इन सबको ये हमारे इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ये सबके लिए होता है, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज, जो ऐसे टेक्निकली तो जितने रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशन के ही हैं, लेकिन जो नेशनल लीगल पावर्स जिनको दी हुई है वो हमारे होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जैसे रोड, कैनल, रेलवेज, ये सारे हमारे नेशनल रिसोर्सेज हो गए, जो जिसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने का राइट हमारी गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट हो गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनमें जो कंट्री होती हैं बिलोंग करती हैं जिनसे, जैसे हमारा हो गया अरब सागर, तो अरब सागर जो है वो हमारा दूसरी कंट्री से भी लगता है, उधर भी है उनकी बाउंड्रीज और हमारे इंडिया में भी है, तो दोनों का ही उन पे राइट है, तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के थ्रू रिसोर्सेज को किन पार्ट्स में इन्होंने क्लासिफाइड किया है इसे जानते हैं। पहला आता है पोलेंटियल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज किसी रीजन के होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोगों के पास होते हैं, जैसे द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे या रीजन में मिलते हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो होती है वो हमारे इंडिया में राजस्थान और गुजरात में वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वहीं पे डेवलप हो सकती है प्रॉपरली, तो वो हमारे हो गए पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो सर्वे क्वालिटी और क्वांटिटी के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, वो हमारे होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक क्या होता है, जो मटेरियल एनवायरनमेंट में रहता है और हमें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए एक एनवायरनमेंट में जो मटेरियल अवेलेबल होता है, तो वो होता है स्टॉक। जैसे एग्जांपल वाटर में क्या क्या होता है, 2 गैसेस होती हैं जिनके मिक्सचर से या कंपाउंड से वाटर बनता है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज़ इट फॉर द प्रॉपर। मतलब जैसे हम इसे यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है ना कि हम ये कैसे बनता है। हमें ये मालूम है कि इसमें 2 गैसेस यूज़ होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हम इन दोनों को लेके बना नहीं सकते हैं कि ये कैसे बनता है, तो ये भी हमारा इसलिए रिसोर्स हो गया। इसके बाद आता है रिजर्व्स क्या होता है, जैसे रिवर वाटर है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने के लिए, फिर उसका यूज़ करने के लिए। तो जो डैम होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं उनके पानी को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करते हैं। तो इससे क्या होगा, उसे हम स्टोर कर सकते हैं और उसका यूज़ इन फ्यूचर कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा रिजर्व्स। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into 2 segments, have and have not और rich and poor। मतलब जो resources हैं उनको हमें जिनको जितनी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे करेंगे,
Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has important in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज. जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी होने के कारण मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर सभी जगह अलग अलग है, तो इस वजह से कोई जगह किसी रिसोर्स के लिए पर्टिकुलरली अच्छी होगी या कोई और जगह है वो किसी और रिसोर्स के लिए अच्छी होगी. जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स ज़्यादा पाए जाते हैं. उसी तरह अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे वहाँ पे वाटर रिसोर्सेस, लेक्स बहुत सारे हैं जिससे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी, क्योंकि लेकिन सोलर और विंड एनर्जी तो वहाँ पे हो सकती है डेवलप, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर सकते हैं. लद्दाख जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि शीत मरुस्थल या ठंडा रेगिस्तान बोल सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ और ही एटमॉस्फेयर है. इस तरह हम एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. These had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए इन फ्यूचर उनको और ज़्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके या उनको रिस्टोर किया जा सके, इसलिए बहुत सारे लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे. जैसे फॉर एग्जाम्पल Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: "There is enough for everybody's need and not for anybody's greed." उन्होंने अपने मतलब रिसोर्सेज का संरक्षण करने के लिए कहा कि यहाँ पे सबकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो हमारी बॉडी की ग्रीड है उसके लिए नहीं. इंडिया जो है हमारा यहाँ पे, इसके बाद हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की, यानी जो ज़मीन पे पाए जाते हैं. We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication systems. यहाँ जो हमारी ज़मीन है इस पे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे नेचुरल यानी जो प्राकृतिक रूप से हमें वनस्पति या सब्जियां मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे हमारे क्या हैं, लैंड रिसोर्सेज हो गए. अब बात करते हैं अपने इंडिया की. इंडिया में क्या है, कई सारे फीचर्स हैं जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज, इजलैंड्स या आइलैंड्स. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन, मतलब हमारे इंडिया में 43% जो ज़मीन है वो बिल्कुल समतल यानी मैदानी भाग है, जहाँ पे कई सारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई हैं जिनसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं. और जो माउंटेन्स है वो 30% टोटल सरफेस पे फैला हुआ है हमारे देश में, जिनमें कई सारी रिवर हैं जिनसे हम टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं और कई सारी इकोलॉजिकल जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं. और 70% जो एरिया है वो पठार यानी कि प्लेटू रीजन का है, जिसपे कई सारे जो कि हमारा मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के लिए रिच रिजर्व है. नेक्स्ट आता है लैंड यूटिलाइजेशन. ये क्या होता है, जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हम क्यों करते हैं इसके बारे में. जैसे पहला, फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज. जैसे एक तो फॉरेस्ट है का हम मिसयूज़ करते हैं, उनके पेड़ों को काट के घर बनाते हैं, या जो कुछ ज़मीन है, कुछ ज़मीन जो है वो बंजर है, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है तो वो वेस्ट पड़ी हुई है. और कुछ जो है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब जिस ज़मीन का यूज़ हम खेती में नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री वगैरह बना सकते हैं. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे परमानेंट पेस्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड अंडर मिशेलियस ट्रीज, क्रॉप्स ग्रोस, कल्चरेबल वेस्ट लैंड. फैलो लैंड क्या होता है, करंट फैलो यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर. जैसे कि एक बार अगर हम किसी चीज़ की खेती करते हैं या कोई फसल उगाते हैं तो उसके बाद उसको 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो वो होता है फैलो लैंड. नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इस ग्राफ की मदद से आपको
इस ग्राफ की हेल्प से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में इसे डिवाइड किया गया है अलग अलग रीजन्स में। जैसे फॉरेस्ट ब्लू में देखिए यहाँ पे 18.11%, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड 12.01%, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस 4.95%, permanent pasture and grazing land 4.71%, area under mixed trees crops and groves ये हमारा हो गया 1.50%, cultural wasteland 4.0%, fallow other than current fallow 3.6%, current fallow 4.9%, net shown area 45.5%। ये हमारा जो डेटा है वो 1960 और 61 का है लेफ्ट वाला, और 2014 और 15 में जो डेटा हमारा सर्वे से मिला है वो हमारा ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉन एग्रीकल्चर यूज है 4.95% था और अब वो कितना हो गया 8.7%। मतलब कहीं पे कुछ चीज़ों में कमी आई है और कुछ में वृद्धि हुई है। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है फ्लो चार्ट का जो मैंने आपको बताया डायग्राम का, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट है लैंड degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. मतलब हमारा 95% जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे कि खाना और घर और कपड़े, ये सारे हमें कहाँ जमीन से ही मिलते हैं, यानी कि लैंड रिसोर्सेज से। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली बोथ अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रेवेटेड द पास ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। मतलब हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनसे डिग्रेडेशन के अलावा और भी ज़मीन को बहुत सारे नुकसान होते हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि अपना घर बनाने के लिए या कुछ ज़रूरतों के लिए हम जंगल में जो पेड़ हैं उनको काटते हैं। ओवरग्रेजिंग यानी कि पशुओं को जो खेती वाली ज़मीन है उस पर उनको ले जाके चराना। माइनिंग यानी कि जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करना या खनन करना। ये सारे जो हैं लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस हैं। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scarce and track of overburdening in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Odisha. Deforestation due to mining have caused severe land डिग्रेडेशन। जैसे हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से वहाँ माइनिंग यानी कि उन मिनरल्स को रिसोर्सेज को निकालने के लिए खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है, जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और जैसे हमारे भारत के दूसरे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है ओवर ग्रेजिंग इसका रीज़न है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड alkalinity in the soil. The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and soapstone for ceramic industry generate high quantity of dust in the atmosphere. जैसे हमारी जो लाइमस्टोन है उसका यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डस्ट कलेक्ट होती है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सोल after it settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of country. इन सारे रीजंस की वजह से और जो इंडस्ट्रियल हमारे इफ्लुएंस होते रहते हैं, इनका जो वेस्टेज होता है उसकी वजह से हमारे जो लैंड और वाटर के कई सारे सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहे हैं हमारे देश के कई सारे पार्ट्स में। Next, there are many ways to solve the problem of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. जो हमारे land degradation की प्रॉब्लम है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कई तरीकों से, जैसे कि अफॉरेस्टेशन यानी कि फिर से हम जंगलों में जो पेड़ काटे हैं उनकी जगह और ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जो ग्रेजिंग है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स,
by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas. Shelter belts वाले जो पौधे होते हैं उन्हें लगाना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको उगाने से हम इन सारे मेथड के थ्रू डिग्रेडेशन को चेक कर सकते हैं. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्ट, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन. इंडस्ट्रियल, ये सारे तरीके हैं जिनसे जो लैंड डिग्रेडेशन इनको रोक सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा सोल के बारे में और इनका सोल का क्लासिफिकेशन है और जो कंजर्वेशन के कई सारे तरीके हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.